प्रेमचंद के बेटे को कोई नहीं जानता था, जी। निराला के बेटे को कोई नहीं जानता था। पंत ने तो खैर शादी नहीं की तो एक अलग बात है, लेकिन उस जमाने के साहित्यकारों को परिवार के लोग के बारे में कोई सूचना नहीं थी कि वो क्या है क्या नहीं है। वो लेखनी से स्वयं जाने जाते थे। तो नमस्ते दोस्तों, मैं राजीव बिहार का साहित्य संपादक सिद्धेश्वर आज फिर उपस्थित हूँ आपके सामने एक देश के प्रतिष्ठित साहित्यकार संगीतकार से छोटी सी भेंट वार्ता आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए। आप तो जानते हैं कि आपके चैनल पर हमने अक्सर किसी न किसी प्रतिष्ठित रचनाकार को आपके सामने प्रस्तुत करते रहे हैं, ताकि आप उनके विचार और व्यक्तित्व से आप कुछ प्रेरणा ले सकें। आज मैं आपको परिचित करा रहा हूँ हमारे ही शहर के प्रतिष्ठित शायर और संगीतकार और गायक डॉक्टर शंकर प्रसाद जी से, जिन्हें संगीत के क्षेत्र में ढेर सारे पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए हैं। आज की तरह सम्मान प्राप्त नहीं, बल्कि बड़े बड़े संस्थानों से उन्हें पुरस्कृत और सम्मानित किया गया है। तो मैं आपको ऐसे शख्स से आपको परिचित करा रहा हूँ। आइए हम मिलते हैं डॉक्टर शंकर प्रसाद जी से। डॉक्टर शंकर प्रसाद जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार। नमस्कार आप सबों को नए वर्ष की मंगल कामना। ये नया वर्ष बहुत बहुत आपको शुभ हो। अच्छा डॉक्टर शंकर प्रसाद जी, मैं आपको आज अपने मंच पर बुलाया हूँ। राइजिंग बिहार अखबार तो निकलती ही हैं जी जी, और उसका हमारा यूट्यूब पर बहुत अच्छा चैनल भी चल रहा जी, है। इसके हमारे संपादक हैं नीरज कुमार जी, उसके साहित्य संपादक हूँ और साहित्य संपादक के नाते मैं बीच बीच में साहित्यकारों से रूबरू कराते रहता हूँ। आज आप हमारे मंच पर उपस्थित हैं, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ राइजिंग बिहार चैनल की ओर से भी। और मैं जानना चाहूँगा, आज कुछ मैं सवाल आपसे करना चाहूँ, कुछ साहित्यिक एक दो सवाल करके, और ज़्यादातर मैं चाहूँ चूँकि इस प्लेटफॉर्म पर मैं थोड़ी सी राजनीतिक सवालों को भी आपके सामने रखता हूँ। जी जी। तो आज जो समाज में जो घटनाएं घट रही है, लोग कहते हैं कि समाज को एक मतलब साहित्य समाज का दर्पण है और साहित्य समाज को बदलाव की दिशा में एक अहम भूमिका का निर्वाह करती है। आज इतने साहित्य लिखे जा रहे हैं, साहित्य, इसके बावजूद आज समाज में विसंगतियाँ उतनी ही तेज़ी से फैलते जा रही है। इसे क्या कारण हो सकते हैं और साहित्य की इसमें क्या अहम भूमिका है और राजनीति की आज क्या स्थिति है? देखिए, है क्या कि पहले के जो साहित्यकार थे वो सामाजिक सरोकार से संबद्ध रहते थे। सामाजिक सरोकार उनका मुख्य उद्देश्य था। आज के साहित्यकारों का अपना ही उद्देश्य है कि हमको लोग जाने, हमको लोग समझे, और जाति खेमों में बटे हुए, यानी सोशल मीडिया से लेकर के अखबारों से लेकर के आप देखेंगे तो पन्नों पर बिखरे हुए वही लोग हैं जो बार बार बुलाए जाते हैं। जी जी, आपको बहुत बड़ा आश्चर्य होता होगा कि साहित्य का पन्ना देखिए या साक्षात्कार का पन्ना देखिए तो दो चार साहित्यकार बार रिपीट होते रहेंगे। इतना ही हम तो दूरदर्शन आकाशवाणी में देखते रहे। जी जी, वहाँ कुछ लोग के लिए नियमावली है कि आप 2-3 महीने के अंदर ही दे सकते हैं। बिल्कुल। कुछ लोग मैं देखता हूँ कि हर महीने में जाते हैं और वहाँ लोग आपसे बोलेंगे कि 3 महीना के पहले बुकिंग नहीं होगी। जी जी, और दूसरे को देखेंगे कि अभी आया था पर तो फिर आ गया। किस तरह से आ गया? पूरे समाज इसको देख रहा है। और ये जो साहित्य में तो मैंने कि जिस तरह राजनीति में प्रदूषण फैल रहा है, उसी तरह मैं देख रहा हूँ कि साहित्य में भी प्रदूषण फैलता जा रहा है। साहित्य में भी और मीडिया में, बड़े दूरदर्शन और आकाशवाणी में भी वो भी लोग बचे हुए नहीं हैं। जी जी, बिल्कुल। तो आखिर हम तो साहित्य के माध्यम से कहते हैं कि हम समाज को बदल देंगे, समाज में विसंगतियों को मिटा दें। जब खुद वे विसंगतियों के शिकार हैं तो समाज में क्या नहीं मिटा पाएंगे। इसलिए आप देखिए ना क्या हुआ, अभी हाल की जो घटनाएं देश में हुई है उसमें उच्चतम न्यायालय को बोलना पड़ा कि हे भगवान के लिए ऐसा ना करें, नहीं तो समाज बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा। आज का माने भारतवर्ष के चीफ जस्टिस का ये बयान है, अखबारों में आया है कि भगवान के लिए ऐसा ना करें। इसका अर्थ ये है कि चाहे राजनीतिक पार्टियां हों या सामाजिक पार्टियां हों या साहित्यिक लोग हों, वो कहीं न कहीं देश को सामने नहीं रख रहे हैं, अपनी भलाई, अपनी चिंता के बारे में सोच रहे हैं। और भी तो परिवारवाद का ऐसा नशा है कि हम अध्यक्ष बन गए तो हमारा बेटा ही अध्यक्ष हो जाए, हम कविता लिख रहे हैं तो हमारी बेटी भी कवियत्री हो जाए, हम छप रहे थे, मेरे लड़के लोग छपने लगे। इस तरह की बातें आने लगी हैं। ये तो बहुत खराब स्थिति हमारे समाज की है। बिल्कुल। ये प्रेमचंद के जमाने में नहीं था। प्रेमचंद के बेटे को कोई नहीं जानता था, निराला के बेटे को कोई नहीं जानता था। पंत ने तो खैर शादी नहीं की
तो एक अलग बात है। लेकिन उस जमाने के साहित्यकारों को परिवार के लोग के बारे में कोई सूचना नहीं थी कि वो क्या है क्या नहीं है। वो लेखनी से स्वयं जाने जाते थे। तो राजनीति में जो विसंगतियां आ रही, जैसे पहले भी आया करते थे, तो रेणु जी एक अहम भूमिका निर्वाह करते थे, बिल्कुल बिल्कुल एक आंदोलन के रूप में वो सामने आते थे। बिल्कुल। लेकिन आज अब तो के ऐसा कोई साहित्यकार है ही नहीं। है भी नहीं है। और अच्छा, कुछ साहित्यकार लोग यदि कुछ लिखते भी हैं इस विसंगतियों के खिलाफ में, तो लोग घृणा करते हैं कि आप राजनीति क्या बयां कर रहे हैं। तो हाँ, क्या हाँ। साहित्यकार को राजनीति के बारे में नहीं सोचना समझना चाहिए? मैं बताऊं कि कौन ऐसा युग है जब साहित्यकार ने राजनीति के बारे में नहीं सोचा हो। जी स्वतंत्रता की पूरी लड़ाई पत्रकारों ने और बुद्धिजीवियों ने और साहित्यकारों ने, माखनलाल चतुर्वेदी हो, मुझे फेंक देना उस पद पर जिस पर जावे वीर अनेक, यानी गणेश शंकर विद्यार्थी से लेकर निराला से लेकर रेणु, नागार्जुन, राम वृक्षवेणीपुरी, सभी तो स्वतंत्रता की लड़ाई लड़े हैं। जी। तो स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने वाले साहित्यकार आज देश के भीतर ही गुमनाम की जिंदगी जी रहे हैं। वो कुछ नहीं कर पा रहे। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। दुर्भाग्यपूर्ण अच्छा, नेता और साहित्यकार के बीच जो मूलभूत अंतर है, उसको आप किस तरह से देखिए, परिभाषित करते नेता हैं? और साहित्यकार के अंदर जो विशुद्ध साहित्यकार होगा वो सामाजिक सरोकार का होगा, तो नेता बन ही नहीं पाएगा। जी। अच्छा, क्योंकि नेता बनने के लिए भ्रष्ट होना बहुत जरूरी है। आज के जमाने में, पहले तो ऐसा नहीं था। पहले तो मैं बता रहा हूँ कि ऐसे जैसे शास्त्री जी विदेश जाना है तो फटा हुआ कोट रफू करवा करके जा रहे हैं। जी। कर्पूरी ठाकुर जी मुख्यमंत्री बनना है और पहनने को कुर्ता नहीं है तो पुराना कोट निकाला गया। आज के नेता लोग और आज क्या नेता तो मंत्री बनने जा रहा हो तो 10,000 1 लाख 2 लाख का उसकी पोशाक बनेगी। कितना अंतर हो गया पहले आज। इसीलिए मैं देखता हूँ कि समाज, राजनीति के द्वारा समाज में जो विसंगतियां दूर होनी चाहिए वो दूर होने वाली बढ़ती जा रही है। क्योंकि जनता भी कहती है कि आप खुद चोर हैं, भ्रष्ट है, चोर है, आप हमको क्या इशारा हमको क्या करेंगे। पहले जितने नाम मैंने गिना, चाहे मोरारजी देसाई हो या शास्त्री जी हूँ या जगजीवन बाबू हो, सब लोग सामाजिक सरोकार के लोग थे। इनका अपना जीवन में कुछ भी नहीं था। ये लोहिया जी के तो पॉकेट में पैसा भी नहीं रहता था। चाय वो पीने जाते थे तो दूसरे से मांग कर दिलवाते थे कि भाई हमारा जेब में तो कुछ नहीं है। बताइए ना, ऐसे लोग। नहीं शंकर जी, आजकल तो मैं देखता हूँ कि आज राजनेता अपने को तभी बहुत बड़ा समझते हैं। होड़ लगी हुई कि तुमसे ज्यादा संपत्ति मेरे पास है। रोज आज गिनती देखी रहे। आजकल तो पेपर में छपता है कि कितना रिवॉल्वर, कितना हार, कितनी संपत्ति है। वो क्या दिखलाना चाहते हैं समाज को कि हम अपनी संपत्ति बढ़ाने में कितनी जो एडवाइस किए हैं। बोलते हैं कि ये पहले बार मंत्री बने तो ये था, और इस बार मंत्री बने तो ये है। अच्छा, एक समय साहित्य समाज का दर्पण माना जाता था, लेकिन आज उसकी भूमिका आपको कैसी लग रही है? देखिए, समाज का दर्पण साहित्य होता है तो दर्पण से ज्यादा क्रिएटिव होता है। दर्पण तो केवल चित्र दिखलाता है ना, उसमें तो आने वाले भविष्य की भी चर्चा होती है। अब भारतेंदु हरिश्चंद्र जब टकेसर खाजा टकेसर भाजा लिख रहे थे, ये नाटक उन्होंने भारत दुर्दशा, तो उन्होंने ऐसे नाटक का निर्माण किया जो 200 वर्ष बाद भी लगता है कि आज का नाटक है। ये दूरदर्शी थे, ये लोग थे। तो ये दर्पण का ही केवल। अच्छा, मुझे लगता है कि मैं चूंकि एक लेखक के नाते भी बहुत सारी चीज़ें सोचता हूँ। मैं तो मूलतः पत्रकार हूँ भी नहीं, मैं तो साहित्यकार हूँ, लेकिन राजीव बिहार के काम मुझे पत्रकारिता करनी पड़ती है। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो राजनेता जो और भ्रष्टाचार उनकी जो बढ़ते जा रही है, आकंठ में जो डूबते जा रहे हैं, इसके विरुद्ध में ठोस आवाज़ उठाने वाली तो जनता होती है। मुझे लगता है यह आवाज़ इसलिए ठोस रूप में उठ रही है क्योंकि अधिकांश जनता भी स्वयं भ्रष्ट है। जनता अब इसलिए नहीं आवाज उठा रही है कि जनता इन्हीं लोगों की पछलगू बन गई है। पछलगू बन गई इसलिए स्वयं भ्रष्ट है, स्वयं भ्रष्ट, अधिकांश लोग, और वो भ्रष्ट को ही भ्रष्ट पोषित कर रहा है। कहाँ से होगा? वो चाहता है कि यदि अच्छा प्रतिनिधित्व हो जाएगा, नहीं हो पा रहा है। तो हम देखिए, जैसे मैं नाम नहीं लूंगा, कई पार्टियां आई, वो पार्टियां भी 2-2 लाख 10 लाख पैसा लेकर के टिकट दिया उन पार्टियों ने भी। बताइए, उसकी कमाई भी करोड़ों की हो गई। जिसको लोगों ने ये सोचा था कि आएगा तो दुनिया बदल देगा, वो अपनी दुनिया बदल के चला गया, गायब हो गया। इसका मैं निश्चित तौर पर आप इस बात को महसूस करते हैं
कि साहित्य सामाजिक परिवर्तन का वाहक अभी नहीं बन पाया। नहीं बन पाएगा। तो इसके लिए आप फिर क्या अपनी तरफ से आप और विचार व्यक्त या इसलिए क्या आप इसके लिए आप इसलिए सोचते नहीं हैं? बन पाएगा कि जो धाराएं जिस तरह से अब एक 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 देश जो आज़ाद हुआ, उस आज़ादी के पीछे जो साहित्यकारों की भूमिका थी वो तो अब नहीं रही, जो पत्रकारों की भूमिका थी, अब तो हर पत्रकार एक हाउस के साथ बिका हुआ है, हर अखबार एक हाउस के साथ बिका मीडिया हुआ ही है, बिक गई है। मीडिया ही बिक गई। तो अब पहले मीडिया बिकी नहीं थी, पहले तो था, जानते ऐड क्या निकलता था पत्रकार के लिए कि 6 महीने की जेल, सलाखों के पीछे की रोटी, भूखों रहना, अगर ये संपादक को आपको मान्य है तो अप्लाई कीजिए। और आज निकलता है 1.5 लाख रुपया का प्रत्येक मंथ, और 20 जहाँ लाख ज़्यादा पैसा मिलता है वहाँ उस और जाना पड़ता। और उसी के भाषा बोलने लगता है। क्या स्थिति आगे वास्तव में बड़ा अफसोस बनता है कि हम लोग किस समाज उसकी से न पत्रकार रहे, न वो साहित्यकार रहे, न वो दुनिया रहे, सब हम लोग बेकार। कहते हैं कि हमारा देश महान है, तो इससे कहावत मुझे लगता है क्या कि बन महान के है। रह गई है। पूरा संसार किधर जा रहा है, अमेरिका की स्थिति देखिए, अच्छा। रूस की स्थिति अच्छा, देखिए। ऐसी स्थिति लगती है कि मुझे ऐसा कहना तो यह सवाल नहीं करना चाहिए मुझे, लेकिन कई आम जनता भी इस तरह के सवाल उठाते उठाते हिचक जाते, तो लोग इसे देशद्रोही न समझ बैठे। इस तरह सवाल अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन कई मजबूर में ये सोचना पड़ता है कि क्या आज जो हम अपने ही लोगों द्वारा प्रताड़ित हो रहे हैं, आखिर हमारे देश के जो नेता हैं, अधिकारी हैं, जो भी लोग हैं, वो तो हमारे रक्षक हैं, हमारे देश के ही लोग हैं। उनसे जो हम आज प्रताड़ित हो रहे हैं, हमें जो न्याय नहीं मिल पा रही है, न्याय का विरोध करते हैं तो उसे भी दबा दी जाती है। तो क्या कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि आज से बेहतर हम जब गुलाम थे, हमारे जो अंग्रेज शासक थे वो इससे बेहतर थे? क्या कभी कभी ऐसी भावना आती है तो क्यों आती है? देखिए, ये भावना मन में आती है कि जो पहले का जमाना, ठीक गुलामी तो गुलामी ही होती है, स्वतंत्र हुए, लेकिन स्वतंत्र देखिए इसमें आप एक मूलभूत बात समझ लीजिए कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो फ्यूडल सोसाइटी थी, वही सोसाइटी आगे बढ़ करके मर्ज कर गई। जितने राजे महाराजे थे होटल में चले गए, होटल के बिजनेस में चले गए। जितने राजे महाराजे थे परिवार वाले, वो बस के सेवा में लग गए। आप मेरी बात समझे? वो यानी वही जो जमींदार, वही जो शोषक वर्ग था, आज का पूंजीपति वर्ग बन गया। अच्छा, तो पूंजीपति वर्ग गया, तो यही न्यू रिच की परिकल्पना है, नव धनाढ़ की परिकल्पना है, यानी उसका ट्रांसफर। आप जोधपुर का किला देखिएगा, जोधपुर के बड़े बड़े जो महल थे, उसमें एक एक रात गुजारने के लिए 2-2 करोड़ रुपया लगता है। तो सोचिए, तो पहले तो करोड़ में सोचता भी नहीं था, देखता भी नहीं था, अब तो एक रूम का किराया एक दिन के लिए 2 करोड़ लेता है वही राजा। तो मैं तो वही सवाल कर रहा था कि ऐसी जो भावना हमारी तो कहाँ से देश बदले? इसीलिए आपको फील होता होगा कि अंग्रेजों का जमाना ही अच्छा था कि 10 रुपया में काम चल जाता था, अब तो 10 करोड़ में काम नहीं चलता। निश्चित तौर पर बदलेगा कोई न कोई। चले, हम लोग तो आशावादी हैं, साहित्यकार लोग आशावादी होते हैं, कोशिश हम लोग करते हैं। और हम आपसे भेंट वार्ता, आपकी बात को हम इसीलिए जनता तक पहुंचा भी रहे हैं कि शायद एक कुछ सकारात्मक दिशा मिले, सकारात्मक बदलाव आ सके। हम पुनः आपसे डॉक्टर शंकर प्रसाद सिंह अगली बार मिले, क्योंकि आप साहित्यकार हैं, मैं तो आपको ऐसे छोड़ूंगा नहीं। तो मैं चाहूँगा कि जनता को आप अपनी कोई एक साहित्यिक रचना गा कर ही सुना दीजिए, कोई एक गजल। शंकर प्रसाद जी। रात भर तन्हा रहा, दिन भर अकेला मैं ही था। रात भर तन्हा रहा, दिन भर अकेला मैं ही था। शहर की आबादियों में, शहर की आबादियों में मेरे जैसा मैं ही था। रात भर मैं ही दरिया, मैं ही तूफान, मैं ही दरिया, मैं ही तूफान, मैं ही था। हर मौज में मैं ही खुद को पी गया।
सदियों से प्यार सब ही था। क्या बात है, क्या बात है, क्या बढ़िया, क्या आवाज़ सदियों आपसे से पाया। प्यासा मैं ही था। मैं तो आपसे और भी कुछ गज़लें लेकर मैं अपने दर्शकों जी को आपके सामने जी जी, प्रस्तुत करूँगा। करो। तो मैं आपको आज यहीं पर आपसे बहुत आज्ञा बहुत चाहूँगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शंकर प्रसाद आपको भी जी, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। धन्यवाद। दोस्तों, फिर मैं अगले एपिसोड में किसी साहित्यकार को सामने रूबरू कराऊँगा आपका। धन्यवाद।